आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आपका जो एग्जाम है अब नजदीक आ चुका है। इसके 4 मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाए जा चुके हैं। आज पांचवा डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई साथी नए हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। पद्मश्री पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को कला और पारंपरिक संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज हैं जिनका संबंध गंगानगर से है, श्री गंगानगर से। इनको सोशल सर्विस, कला और पारंपरिक संगीत में नहीं मिला है, इनको मिला है सोशल सर्विस में, सामाजिक सेवा में मिला है इनको। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तगाराम भील थार मरुस्थल के प्रसिद्ध पारंपरिक लोक वाद्य अलगोजा के प्रमुख वादक हैं। राजस्थान से 2026 में जो पद्मश्री दिया गया है, राजस्थान से 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ये स्टेटमेंट दूसरा करेक्ट है। 3 हस्तियां हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है राजस्थान से। पहला मिला है राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती को। दूसरा जो मिला है इसमें तगाराम भील को मिला है, श्री तगाराम भील। तीसरा जो मिला है इसमें ये स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जिनका संबंध श्री गंगानगर से है। इन तीनों को मिला है श्री गफरुद्दीन मेवाती। और श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी है इनका पूरा नाम। और दूसरा श्री तगाराम भील जो जैसलमेर के रहने वाले हैं। गफरुद्दीन मेवाती हैं, ये अलवर के रहने वाले हैं और भापंग वादक है, जिनको कला और इसमें कला के क्षेत्र में दिया गया है। आर्ट के कला के क्षेत्र में मिला है गफरुद्दीन मेवाती। और अलवर से है इनका संबंध, भापंग वादक है। दूसरा जो तगाराम भील हैं, ये जैसलमेर के मूल निवासी है। कहाँ के हैं? जैसलमेर के मूल निवासी हैं ये। और अलगोजा वादक है, जाने माने अलगोजा वादक है। इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 मिला है। और तीसरा जो स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, इनको सोशल सर्विस के लिए दिया है। श्री गंगानगर से इनका ताल्लुक है। जो अभी पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट मॉडल टेस्ट करवाए हैं उनका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा वहां से। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को मिलने वाले वित्तीय एवं कर प्रोत्साहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में है ये? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पाद के साथ साथ परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस नीति के तहत पात्र प्रोजेक्ट्स को 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 है, इसके तहत 100% की छूट दी जाएगी। ये सही नहीं है। 7 वर्ष 100% की दी जाएगी, ये तो सही है, लेकिन 10 सालों के लिए नहीं दी जाएगी। ये 7 ईयर्स के लिए है, 7 साल के लिए दी जाएगी। 100% की छूट सही है, लेकिन 10 सालों के लिए नहीं, 7 साल के लिए दी जाएगी। निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 60% का पूरक पूंजीगत अनुदान देय है। ये करेक्ट है। उद्योगों को वित्तीय संबल देने के लिए प्रोजेक्ट्स को स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट के साथ साथ 25% के पुनर्भरण का विशेष स्पेशल प्रोविजन है इसमें। तो ये भी करेक्ट है। इस नीति के तहत जो पूंजीगत निवेश है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो टर्म लोन है, टर्म लोन पे भी इस पे 5% का ब्याज अनुदान है। मरु महोत्सव 2026 मिस मूमल का खिताब जीतने वाली कुसुम पंवार का संबंध किस जिले से? मरु महोत्सव 2026 में मिस मूमल का खिताब किसने जीता है? कुसुम पंवार ने जीता है। कुसुम पंवार का संबंध किससे है?
ये कुसुम पंवार का संबंध है बीकानेर जिले से। कुसुम पंवार ये 20 वर्षीय छात्रा हैं, ब्यूटिशियन है कुसुम पंवार, और इनको मिस मूमल का खिताब मिला है। मरु महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था 30 जनवरी 2026 से और 1 फरवरी 2026 तक। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों एवं जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भौतिक प्रदेश और जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग शामिल है। ये सही नहीं है, क्योंकि कोपेन के अकॉर्डिंग जो ये बताया है, ये कैटेगरी आती है सेमी अरिड क्लाइमेट में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। लेकिन अरावली का जो मुख्य भाग है, संपूर्ण भाग, मेन मेन जो भाग है अरावली का, मेन भाग आता है CWG में, CWG के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से होकर गुजरती है। ये करेक्ट है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? अवरोही क्रम क्या है? घटता क्रम क्या है? तो ये पूछा हमसे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। देखिए, ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, चंबल, लूनी, बनास, माही, ये सभी नदियां राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियों में से हैं। जो राज्य का एक ड्रेनेज सिस्टम है, उसका बेस है ये। और ये 3 अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम में बांटा गया जाता है इनको। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में, और लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो चंबल की बात करें अगर हम, चंबल नदी ये बारहमासी रिवर है, इसको पेरेनियल रिवर कहा जाता है। चंबल कौन सी है? पेरेनियल रिवर। और पेरेनियल रिवर कौन सी होती है? जो बारहमासी होती है, पूरे साल भर बहती रहती है, उसको बारहमासी। ये सबसे लंबी नदी है, और इसको चर्मन्यवती या कामधेनु भी कहा जाता है चंबल को। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में से होता है। मध्य प्रदेश में जानापाव, इंदौर के पास में है ये जानापाव की पहाड़ियां, मऊ, महू, इंदौर, जानापाव की पहाड़ियां, वहां से होता है इसका ओरिजिन। और राजस्थान में कहाँ से एंट्री लेती है चंबल? ये चित्तौड़गढ़ के पास में है, चौरासीगढ़, वहां से एंट्री लेती है। और फिर चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में ये चंबल यमुना में मिल जाती है। और ये जो बेडलैंड टोपोग्राफी या जो बियड कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। इस पे एक जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, वाटरफॉल चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। और चंबल नदी पे 4 यहाँ पे बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है ये। चंबल नदी पे मंदसौर में है ये गांधी सागर बांध, चंबल नदी पे, मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। इसके अलावा बात करें अगर हम बनास नदी की, बनास नदी, इसको होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। होप ऑफ द फॉरेस्ट, वन की आशा। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर हिल्स से होता है इसका उद्गम। राजसमंद जिले में है खमनौर की पहाड़ियां, वहां से निकलती है बनास नदी। और राजसमंद से निकलने के बाद फिर ये आगे चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, टोंक और सवाई माधोपुर, आगे फिर चंबल में मिल जाती है, सवाई माधोपुर के पास में रामेश्वरम में। और यहीं पे त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम के पास में, चंबल नदी में मिलती है वहां पे। और इस पे टोंक में, टोंक एक प्रसिद्ध डैम है जहां से जयपुर अजमेर को पानी मिलता है, बीसलपुर डैम, इसी पे है, चंबल नदी पे ही बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें माही नदी की, तो माही नदी वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी है ये। और माही कहाँ से निकलती है? माही निकलती है ये मध्य प्रदेश से। माही का ओरिजिन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है माही नदी।
मेहर झील है वहां पे, वहां से निकलती है। और राजस्थान में एंट्री करती है माही खादू गांव है, खादू गांव बांसवाड़ा जिले में, वहां पे माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों में बहती है, और गुजरात से होते हुए फिर आगे खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा देखें तो लूनी रह गई है। लूनी, लूनी का है बाकी तो जो माही है एकमात्र नदी है, माही हम पढ़ रहे थे। माही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करक रेखा को दो बार कट करती है, ये यू आकार जैसा दिखाई देता है उल्टा इसका भाव क्षेत्र। और डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही, जोखम, जाखम और सोन, इन नदियों का भी प्रसिद्ध एक त्रिवेणी संगम है, जिसको आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, वो माही नदी पे डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही, सोम और जाखम नदियों का जो संगम है वहां पे लगता है ये बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। लूनी की बात करें तो लूनी, इसको मरुगंगा या लवणवती भी कहा जाता है, थार मरुस्थल की पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। और इसका ओरिजिन होता है लूनी का अजमेर से। अजमेर में जो आना सागर झील है, नाग पहाड़, पहाड़ वहां से होता है। और जहाँ इसका उद्गम होता है वहां इसको साबरमती कहते हैं, आना सागर के पास में, वहां इसको साबरमती के नाम से जानते हैं। और फिर अजमेर से फिर ये आगे जाती है नागौर, नागौर से फिर जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, फिर आगे गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह आधी मीठी और आधी खारी नदी है, अजमेर से बालोतरा तक। अजमेर से और बालोतरा, अजमेर से बालोतरा तक इसका जो पानी है मीठा है, और बालोतरा में जो लवणीय मिट्टी है उसके संपर्क में आते इसका पानी सैलाइन हो जाता है, खारा हो जाता है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। जो मेन क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो इसका जो ड्रेनेज के आधार पे देखे तो सबसे बड़ी नदी प्रणाली चंबल है, उसके बाद में लूनी है, फिर बनास और माही। ये इसका करेक्ट आंसर है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आहड़ के संदर्भ में, इसमें जो गलत है, आहड़ के लोग लोहे के निष्कर्षण की तकनीक से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इनके जो चरण है उसमें लोहे के उपकरण और लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी की घाटी में ये जो स्थित है, इसे स्थानीय रूप से धूलकोट टीला या 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता था। इस सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था। आहड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। और जिसके बाद आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने किया था, फिर बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उसके बाद में एच डी सांकलिया। तो आरसी अग्रवाल और एच डी सांकलिया का तो साथ का ही है, लेकिन सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी तथा साहिवाल की मिश्र नस्ल है। राठी नस्ल है, राठी नस्ल रेड सिंधी और साहिवाल का क्रॉस है ये। इस नस्ल की गाय ज्यादा दूध देती है और इस कारण इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भाग है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चूरू, वहां पे पाली जाती है ये। सेंसस 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो सबसे अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला है, विमेन लिटरेसी की बात हो रही है, तो कोटा सबसे ज्यादा विमेन लिटरेसी है। कोटा की महिला साक्षरता 65.9%, लगभग 66% कोटा की है। और सबसे कम है वो है जालोर की, सबसे कम जालोर की है, 52%, 52.12%। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पुरुष साक्षरता, राजस्थान की बात करें तो कुल साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट राजस्थान की, ओवरऑल लिटरेसी रेट है 66.11%। और इसमें से मेल लिटरेसी रेट कितनी है, पुरुष साक्षरता दर है 79.19%, 79.19%। और विमेन लिटरेसी रेट, ओवरऑल विमेन महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.12%।
ये जालोर का है, ये 52.12 नहीं है। जालोर का ये 38.5% है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप थोड़ा। जालोर का सबसे कम महिला साक्षरता 38.5 है। 52.12% तो राजस्थान का ओवरऑल महिला साक्षरता दर है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के संदर्भ में औरंगजेब के साथ उनके विवाद के मुख्य कारणों का सही समूह क्या है? मेवाड़ा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था 1679 में, जजिया कर लगाया था, इसका विरोध किया था। पहला ये रहेगा इसमें, ये विरोध किया था। फिर किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती है, उससे औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। और फिर मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को मुगलों के खिलाफ शरण दी। ये इसका सही क्रम रहेगा। चारुमती विवाह, जजिया कर का विरोध, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। वर्ष 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में पूछा है। मेवाड़ प्रजामंडल का, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान साहित्य कुटीर में की गई थी। मेवाड़ सरकार द्वारा इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद इसका संचालन अस्थायी रूप से अजमेर से किया जाता था। नवंबर 1941 में हुए इसके प्रथम वार्षिक अधिवेशन में आचार्य जेबी कृपलानी ने भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल के, करेक्ट है। इस प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। ये भी करेक्ट है। सारे ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। राजस्थान इंटीग्रेशन, राजस्थान एकीकरण के पंचम चरण संयुक्त बृहद राजस्थान। तो राजस्थान का जो पांचवा चरण था संयुक्त बृहद राजस्थान, ये कब का है? ये 15 मई 1949 को हुआ था, ये पांचवा चरण। और इसके बारे में, इस चरण में मत्स्य संघ का विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। इस चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया। राजधानी अलवर रखी गई थी। इसकी राजधानी अलवर नहीं थी, जयपुरी थी। और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और मुख्यमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री का पद था, इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री कर लिया गया था। और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे, लेकिन अलवर नहीं रखी गई थी। सही पूछा है तो पहला ही सही है इसमें। संत मावजी और उनके द्वारा स्थापित निष्कलंक संप्रदाय के संबंध में कौन सा गलत है? निष्कलंक संप्रदाय के संबंध में संत मावजी ने मारवाड़ क्षेत्र में लसोड़िया आंदोलन चलाया था। मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें नहीं चलाया था, ये वागड़ क्षेत्र में चलाया था। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, उसमें लसोड़िया आंदोलन चलाया था, भीलों में सामाजिक सुधार के लिए, ना कि मारवाड़ में। उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? हड़बू के समकालीन मारवाड़ के शासक राव जोधा थे। राव जोधा। और राव जोधा राव रणमल के पुत्र थे। मेवाड़ के राव कुंभा द्वारा राव रणमल की हत्या के बाद मारवाड़ पर कब्जा कर लिया था। और राव जोधा उस समय राज्यहीन अवस्था में भटकते हुए प्रयास कर रहे थे। और उस समय हड़बू की प्रसिद्धि सुनकर राव जोधा उनके पास पहुंचे। हड़बू ने राव जोधा को अपनी कटार भेंट की थी। राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा गलत पूछा है? इसमें से गलत कौन सा है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। देखिए, ये राज्यपाल के संदर्भ में ना, तो इसमें से जो गलत है, ये तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, हटाने का प्रेसिडेंट के पास पावर है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, जिसके लिए परिषद की सलाह आवश्यक नहीं है।
आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, वह केवल राज्य मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान के लोकायुक्त संगठन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? लोकायुक्त के अंतर्गत राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसका ज्यादा फिर मतलब रह नहीं जाता, काफी चीजें इसमें बाहर रखी गई है। राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे से मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, वो बाहर हैं। फिर इसके अलावा जो न्यायिक सेवा के अधिकारी है, जुडिशियल सर्विसेज के, वो बाहर है। सरपंच और पंच बाहर हैं। स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, महापौर, जिला प्रमुख और मंत्री हैं, ये इसके दायरे में आते हैं। तो एक तो ये शामिल है। दूसरा, इसमें इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, तो पहला हो गया। ये तो शामिल हैं, स्थानीय निकायों के महापौर, जिला प्रमुख और मंत्री इसके दायरे में है। और इसमें ये भी इसमें शामिल नहीं है। पहला और तीसरा ये शामिल नहीं है इसमें। पहला और तीसरा मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, आरपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष ये शामिल नहीं है, जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी, पंच, सरपंच ये शामिल नहीं है, लेकिन स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, महापौर, जिला प्रमुख और मंत्री इसके दायरे में है। पहला और तीसरा शामिल नहीं है। राजस्थान के प्रमुख खेल व्यक्तित्वों के संदर्भ में सही पे विचार करना है, कौन सा सही मैच कर रहा है। तो इसमें अवनी लेखरा, पैरा तीरंदाजी, ये सही है। कृष्णा नागर, कृष्णा नागर राजस्थान के जयपुर से इनका ताल्लुक है और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, तीरंदाजी में नहीं है, पैरा बैडमिंटन में है। देविका सिहाग, देविका सिहाग का बैडमिंटन, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड। गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध की जो पश्चिमी हवा है वो है। दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवाएं हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री से और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलने वाली तेज और तूफानी जो पछुआ हवाएं हैं, वेस्टर्लीज, वो है ये। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पारिस्थितिकी तुलना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, जबकि पूर्वी घाट में शुष्क पर्णपाती, ये सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल और पश्चिमी तट पे ही वर्षा करती है। और अन्नाई मुडी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से और 35 तक है। और इनको कहां से बोरो किया है? यूएसए से। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ये होती है एज पर आर्टिकल 108, 108 संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक पे गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 118(4), इसके अकॉर्डिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। और लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में सकर्म अनुमान और श्रेणीकरण की क्षमता पूरी तरह विकसित कर लेता है, परंतु अमूर्त समस्याओं पर तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 से 11 साल,
कि जो उम्र है उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं का आकार, वजन आदि का घटते बढ़ते क्रम में सीख जाता है, लेकिन वह ठोस जो वस्तु है उन पे ही तर्क दे पाता है, मूर्त पे नहीं। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। देखिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि की क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल ने दिया है ये स्टेटमेंट। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल, उसके अकॉर्डिंग ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। व्यक्तिगत मापन की रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में कौन सा गलत है? रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है ये एक प्रक्षेपी विधि है जो व्यक्ति का जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, उसमें छुपी ग्रंथि, संवेग और जो दमित इच्छाएं हैं उनका विश्लेषण करती है, न कि केवल चेतन मन का। ये गलत है कि केवल चेतन मन का करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? थर्स्टन का जो लुइस थर्स्टन है उसने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था, जिसमें 7 प्राथमिक और मूल मानसिक जो क्षमताएं हैं वो बताई थी। शाब्दिक बोध, शब्द प्रवाह, अंकीय गणितीय क्षमता, या फिर जो स्थानीय क्षमता है, एक मेमोरी स्मृति, या प्रत्यक्ष गति, तार्किक क्षमता। ये है व्यवहारिक क्षमता जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसका हिस्सा है, थर्स्टन का नहीं है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है ये। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मानव प्रेरणा की सर्वोच्च और अंतिम आवश्यकता कौन सी है जिसे व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त करने का प्रयास करता है? ये आत्म सिद्धि की आवश्यकता। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, अभी नया कुछ पढ़ने की ट्राई के बजाय रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 100% मार्क्स नहीं लाने हैं। और रिवीजन से क्या होगा, हम जितना कर रहे हैं उसको ही सॉलिड हो जाए तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग या गलती के चांस नहीं रहेंगे। और कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू, नमस्कार।